तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांसीसी की क्रांति। फ्रांसीसी की क्रांति क्या है, फ्रांसीसी की क्रांति क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रांति होता क्या है। ठीक है ना, क्रांति होता क्या है? तो क्रांति का मतलब होता है जब कहीं किसी देश में या किसी भी चीज में परिवर्तन होता है। ठीक, जब कोई सोच लेता कि यह परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, तब क्रांति होती है। तो ठीक इसी प्रकार से फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, जो कि सिर्फ फ्रांस को ही नहीं अपितु जितने भी विश्व में देश हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा उससे सीखे। अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, अमेरिका फ्रांस से बहुत कुछ सीखा, और हमारा भारत जो कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तो अमेरिका से कुछ चीज़ें सीखे। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो फ्रांस की क्रांति शुरू कहाँ से होती है, कारण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है ना। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महान क्रांति थी। जो फ्रांस की क्रांति थी वह विश्व का सबसे महान क्रांति थी। इस क्रांति ने केवल फ्रांस ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन के अस्त व्यस्त कर दिया था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यह सिर्फ फ्रांस के ही नहीं बल्कि यूरोप में आने वाले जितने कंट्रीज हैं सभी लोग एकदम अस्त व्यस्त हो गए, यानी कि सभी लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए। 8वीं सदी में फ्रांस के औद्योगिक उत्पादन, व्यवसाय, व्यापार व साहित्य और कला के क्षेत्र में विकसित होते हुए भी क्रांति मुख्य कारण वहां के साधारण वर्ग की स्थिति का अत्यंत दयनीय होना था। अब सोचिए, फ्रांस जो था, जबकि फ्रांस में किसी प्रकार की कोई नहीं कमी थी, जबकि फ्रांस की जो उन्नति जिस प्रकार से चल रही थी वहां पे औद्योगिक के क्षेत्र में सब बहुत आगे थे, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रही थी, व्यवसाय बहुत स्ट्रांग हो गया था, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकसित हो चुके थे। उसके बावजूद क्या कारण था कि फ्रांस में इतनी भीषण क्रांति हुई? क्या कारण था? तो फ्रांस की जो इतनी भीषण जो क्रांति थी उसका एक मुख्य कारण यह था कि वहां के जो साधारण वर्ग की स्थिति थी वह अत्यंत दयनीय स्थिति थी। साधारण वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे हमारे भारत में जो वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा पंडित होगा, सिर्फ कथा बाँचेगा और सभी लोग उसकी सेवा करेंगे। ठीक, उसमें जो सबसे निम्न वर्ग में लोग आते थे वो होते थे शूद्र। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसी वर्ण व्यवस्था एक तरह से आप कहें कि फ्रांस में प्रचलित थी, चली आ रही थी। जो वहां के निम्न वर्ग के लोग थे वहां पे बहुत ज्यादा सताया जाता था, उन लोगों से कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। और इसमें फ्रांस की जो वर्ण व्यवस्था थी एक तरह से हम कहें कि उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो प्रथम स्टेट के जो लोग थे उनको कहा जाता था पादरी। क्या कहा जाता था? पादरी कहा जाता था। और जो द्वितीय स्टेट के लोग थे उन्हें कुलीन कहा जाता था। कुलीन। अब पादरी कौन था? तो जो लोग पादरी थे ये चर्च के विशेष कार्य को करते थे। जो चर्च होता है, चर्च का जो विशेष कार्य को करता था उसे पादरी बोला जाता था। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को क्या विद्यार्थी बोला जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो चर्च में जितने भी लोग कार्य करते थे, समूह में होने वाले जितने भी लोग थे चर्च में,
उनको पादरी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पादरी बोला जाता था। ठीक है ना। तो जो पादरी लोग थे, इस वर्ग के लोगों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे। यानी कि जो पादरी वर्ग के जो लोग थे उनको जन्म से एक अधिकार दिया गया था, और वो अधिकार क्या था? वो अधिकार था कि राज्य को देने वाले करों में इन्हें छूट प्राप्त थी। यानी कि जितने भी लोग पादरी लोग होंगे, पादरी के बच्चे जितने जन्म लेंगे, वह राज्य को कर नहीं देंगे। कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कि वो राज्य को कोई भी टैक्स नहीं देंगे। वो सिर्फ ऐसे से कमाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। जो पादरी लोग होंगे, जिनका पादरी में जन्म होगा, सिर्फ वही लोग। ठीक है ना। समझे ना पादरी लोगों के बारे में? आगे देखिए। हालांकि चर्च किसानों से टाइट नामक धार्मिक कर वसूलता था। जो चर्च वाले थे, वह लोग जो किसान लोग थे, उन लोगों से एक कर वसूलते थे। उस कर का नाम होता था टाइद। क्या होता था? टाइद। वे लोग थे जो चर्च वाले लोग थे, जो पादरी लोग थे, वे लोग किसानों से एक कर लेते थे, जिस कर का नाम होता था टाइद। जैसे आप यह बीटी का नाम सुने में, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कई प्रकार का कर चलाया था। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, धरी, 7 प्रकार के कर उन्होंने लगाया था अपने राज्य के ऊपर, जो किसान लोग उसको देते थे। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है और हमारे बहुत ज़्यादा खेत हैं, तो हम क्या करते थे, जब खेत को बोते थे, काटते थे, तो उसमें से मान लीजिए हमारे पास 100 बोरा गेहूँ या धान हो गया। ठीक, तो उस 100 बोरा गेहूँ या धान में मान लीजिए जो हमारे राज्य में कोई राजा हो गया, तो हमारा उसमें से जो हमारा राजा होगा 50 बोरा ले लेता था। सब कुछ मेहनत किए हम, काटे पीटे हम, बढ़िया सबको सही की जरूरत दिए, तो राजा 50 बोरी लेके चला गया। वही कर उसे बोलते कर। तो कर के रूप में ले लिया। हम बोले तुम क्यों ले रहे हो, तो कहेगा हम कर लिए हैं तुमसे। समझ आ रहा है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो पादरी लोग थे, जो प्रथम स्टेट में लोग आते थे, फ्रांस के जो पादरी लोग थे जो प्रथम स्टेट में आते थे, वे लोग का किसानों से कर लेते थे। और वो कर का क्या नाम था? टाइद। टाइद। टाइद क्या था? टाइद। टाइद नामक कर लेते थे। समझ आ रहा है ना। आगे देखिए। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। देखिए अभी हमने बताया था ना, यह जो कर होता था, जो लोग एक पादरी लोग लेते थे किसानों से, यह जो कर होता था कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है ना। यह जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी कि यदि आप कृषि कर रहे हैं, गेहूं धान हो रहा है, तो उसमें से 10 हिस्सा हमको चाहिए। 100 हिस्सा में से 10 हिस्सा हमको चाहिए, बाकी 90 हिस्सा आप रख लीजिए। 10 बोरा उनको दीजिए, वह 100 बोरा आपके पास। ठीक। और जिसके पास कम खेत है वो भी 10 बोरा दे। इस तरह से सब कर लेते थे फ्रांस में। सोच लीजिए, आपको लगता होगा कि ये सब सिर्फ वर्ड व्यवस्था यही बनाई गई थी, यहाँ पे बहुत खराब था, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अभी तक शुरुआत फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे क्रांति हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए। चर्च की अपनी सरकार एवं कर्मचारी होते थे। यानी कि जो पादरी लोग थे, इनका एक अलग से खुद का एक गवर्नमेंट होता था, इन सब का अलग से एक कानून होता था। ये लोग अपने कानून बनाए थे, इनके खुद के कर्मचारी होते थे। जैसे पादरी हैं, तो पादरी का ही एक कोई किसी को कर्मचारी बना दिया गया, एक पादरी में से ही किसी को उठा के सरकार बना दिया गया, उसका सरकार बना दिया गया। समझाया। तो वे लोग क्या करते थे, वे अलग अपना एक नियम और कानून बना लिए थे। कौन? पादरी वाले, जो कि प्रथम स्टेट में आते थे। समझा गया। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से भरपूर था। अब जो पादरी लोग होते थे, उनका जो जीवन था एकदम मौज से, एकदम इंजॉय से, पूरा फुल एंटरटेनमेंट के साथ अपना जीवन को व्यतीत करते थे। अब उनको कुछ करना है नहीं, कर मिल रहा था, कर वसूलते थे,
जो निम्न वर्ग के लोग थे उनसे क्या करते थे, कर को वसूलते थे और पाते थे, अपना खाते थे, ऐशो आराम करते थे, मौज करते थे। तो पादरी के बारे में समझ में आ गया आपको? ये प्रथम स्टेट में आते थे पादरी लोग। पादरी लोग किस स्टेट में आते थे? प्रथम स्टेट में आते थे। और द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन। अब कुलीन कौन थे? जो सरकारी कर्मचारी थे, जिनका खुद का कोई व्यवसाय था, जो बिजनेसमैन थे। जैसे देखिए इस वर्ग में धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। कौन थे? धनी व्यक्ति। जितने धनी व्यक्ति थे वो किस में थे? द्वितीय स्टेट में थे। द्वितीय स्टेट में थे जिसमें हम कुलीन वर्ग कहांगे। ठीक। जो जनता का शोषण करते थे, इन्हें राज्यों को दिए जाने वाली करों से भी छूट प्राप्त थी। अब ये सब क्या करते थे? ये सब भी जनता को क्या करते थे? जनता का शोषण करते थे, जनता को मारते थे, मार मार के सब कर लेते थे। जो कुलीन वर्ग के लोग थे, धनी थे भाई। जो धनी लोग रहेंगे, देखते हैं कि गरीबों को लोग सताते हैं, बहुत ज्यादा सताते हैं ना। ऐसे फ्रांस में जो द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, जिसे कुलीन कहा गया, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, बहुत धनी थे। वो सब क्या करते थे? जो सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनका क्या करते थे? बहुत ज्यादा शोषण करते थे। बहुत ज्यादा क्या करते थे? शोषण करते थे। सुनिए यार। और ये लोग किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देते। ये सब भी एकदम छूट था इन सब का। इन सब से भी कोई कर नहीं लिया जाता था। यानी कि हम कहें कि जो प्रथम स्टेट के लोग थे, जो द्वितीय स्टेट के लोग थे, यानी कि जो पादरी लोग थे, जो कुलीन लोग थे, इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। समझा क्या? इन लोगों को किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस वर्ग के सदस्य को भी कुछ सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे। अब जो कुलीन वर्ग के लोग हैं भाई, ये अमीर हैं, तो इनके लिए भी कुछ कानून होगा, कुछ विशेष अधिकार होंगे। अब विशेष अधिकार क्या थे? जैसे सामंती कर, ये जो किसानों से वसूल करते थे। अब ये लोग जो कुलीन वाले थे, ये लोग जो किसानों से कर वसूलते थे, उस कर का नाम होता था सामंती कर। और जो पादरी लोग थे, वो जिस कर को वसूलते उनका क्या नाम था? टाइद। ठीक है, क्या था? टाइद। क्या था? टाइद। और यह जो कुलीन वाले हैं, ये सब जो कर वसूलते थे, इनका क्या नाम था? सामंत कर, सामंती कर। ठीक है। इस वर्ग को जनता से भेंट लेने का अधिकार था। अभी जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ये लोग जनता से बहुत ज्यादा कर लेते थे। यह अधिकार इनको प्राप्त था, जन्म सिद्ध अधिकार। इन्हें जन्म से यह अधिकार प्राप्त था कि आप जनता से वसूलिए कर। अब जनता से कर लीजिए, खाइए पीजिए और एंजॉय कीजिए। सुन आ रहा है? दिमाग काम कर रहा है ना? यस सर। तो इस प्रकार से कर लेते थे। अब जो बचे तीसरे स्टेट के लोग, यानी कि तृतीय स्टेट के लोग थे, अब उसमें कितने लोग आते थे? कौन कौन से लोग आते थे? तो देखिए, जनसंख्या के शेष बचे लोग तृतीय स्टेट से संबंधित थे। अब जो कुलीन और पादरी से जो बच गए, वो अब जो गरीब आ गए। अब भाई जो कुलीन वाले थे वो तो बहुत ज्यादा अमीर थे, पादरी वाला तो चर्च वाले थे। अब उसके बाद जो जितने कर्मचारी बचे, वो सब किस में आने लगे? वो सब तृतीय स्टेट में आने लगे, तीसरे स्टेट में आने लगे। सुनिए रहा ना? अभी कौन कौन से लोग थे इसमें? कौन कौन आते थे? जैसे जो बड़े व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, जो छोटे व्यापारी थे, जो अदालती कर्मचारी थे, यानी कि जो अदालती कर्मचारी समझते हैं ना, यानी जो कोर्टों में काम करते थे, कोर्ट में, जो वकील आदि थे। ये जो वकील वकील थे, सब किस स्टेट में आते थे? तो तीसरे स्टेट में आते थे। किस स्टेट में आते थे? तीसरे स्टेट में आते थे। ठीक है ना? प्रथम में कौन आते थे? पादरी। दूसरे कौन आते थे? कुलीन। हम कहेंगे कुलीन। और तीसरे में कौन आते थे? वकील और व्यापारी। तो हम कहेंगे वकील, व्यापारी और ये सारे से जितने भी कोर्ट में कार्य करने वाले और भी जितने भी शेष बचे वाले लोग थे, वही सब इसमें आते थे।
समझा गया? तो इस तरह से यह जो फ्रांस की जो क्रांति हुई, इसमें जो लोगों जो जनसंख्या थे उनको इस तरह से स्टेट में डिवाइड किया गया। अब ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये घटना है बास्तिल का घटना। बास्तिल का जो 1789, ठीक है ना, 14 जुलाई 1789 की घटना है, जो कि बास्तिल की घटना है। वहीं से फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हुआ। जो फ्रांस की क्रांति है इसका जो शुरुआत होता है बास्तिल की जेल से, बास्तिल की घटना से, जो कि 14 जुलाई 1789 से शुरू हुआ। अब कोई भी चीज जब शुरू होगा तो खत्म भी कहीं ना कहीं से होगा। तो खत्म कहाँ से होता है, कहाँ पे जाके? तो एक घटना होती है वाटरलू की घटना। वाटरलू की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? वाटरलू। 18 जून 1815 को, 18 जून 1815 को वाटरलू की घटना होती है, जहां पे इसका अंत हो जाता है फ्रांस की क्रांति का। समझ आ रहा ना? यानी कि 18 से शुरू होता है 14 जुलाई, 15 जून 1815 में ये क्या होता है? खत्म हो जाता है 18 जून 1815 में वाटरलू की घटना के टाइम। सुन आ रहा है ना? तो शुरुआत होता है बास्तिल की घटना से 14 जुलाई 1789 से, और खत्म होगा कहीं, तो कहाँ जाके खत्म हो रहा है? वाटरलू 18 जून 1815 से। ठीक है? कितने स्टेट में बांटा गया था? 3 स्टेट में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो प्रथम स्टेट थे उसमें कितने कौन कौन से लोग आते थे? तो पादरी लोग आते थे। पादरी कौन होते थे? जो चर्च को कर्मचारी थे। चर्च के सभी कर्मचारी को हम लोग पादरी कहते थे। जो कुली लोग थे, बड़े वाले जो बड़े लोग थे, जो धन बहुत ज्यादा, जिनके पास जो धनी लोग थे, उसको कुलीन कहा गया। और जो और निम्न वर्ग के लोग बचे, जैसे वकील हो गए, सरकारी कुछ कर्मचारी हो गए, व्यापारी हो गए, वकील हो गए, ये सब किस स्टेट में आते थे? ये सब तीसरे स्टेट में आते थे। किस स्टेट में आते थे? तीसरे स्टेट में आते थे। समझा गया यहाँ तक? यस सर। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। अब फ्रांस में लोगों ने जीवन के लिए कितने संघर्ष किए? संघर्ष कौन किए? संघर्ष किसका था? तो बताइए, जो ऐसो आराम कर रहे थे उनका संघर्ष रहेगा? पादरी वाले कभी चाहेंगे कि कुछ संघर्ष करना पड़े? अब कुछ क्रांति करेंगे पादरी वाले? कुछ नहीं करेंगे भाई, खाने के लिए पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ अच्छे से बीत रही है। कुलीन वाले भी आराम से टैक्स लेके खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो क्रांति का कारण कौन बनेंगे? जो तीसरी स्टेट के लोग थे, जिनसे ज्यादा कर वसूला जाता था, उसमें से कोई ना कोई जन्म लेगा। कहते हैं कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर एक अवतार लेते हैं। तो फ्रांस के क्रांति में भी कोई अवतार लेगा। तो फ्रांस की क्रांति में अवतार लेने वाले कौन लोग थे? जो बचे हुए लोग थे। तो जो तीसरी स्टेट के जो लोग थे, उसमें से कोई निकलेगा आगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के जीवन में लोगों का संघर्ष क्या था। समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।